भी कहते हैं। इसे हमने अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर में कुल 10 शिक्षकों के साथ किया, जिसमें कि उनके प्रधानाध्यापक भी शामिल थे। इस शोध के माध्यम से हम शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में लगातार और व्यवस्थित रूप से चिंतन कर उनमें सुधार लाने में सहयोग करना चाहते थे। कोशिश ये भी थी कि इन सभी प्रक्रियाओं को स्कूल अवधि में ही पूरा किया जाए। इस शोध में सभी अध्यापक जो शोधकर्ता भी थे, उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शोध टीम के साथ सीखने सिखाने में आ रही कुछ समस्याओं को रखा और इन सभी समस्याओं में से एक समस्या जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, उसे शोध समस्या के तौर पर चुना। इस चयनित समस्या पर उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और इसके मूल कारणों को जाना व समझा, जैसे बच्चों की संख्या, क्या सभी बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ रही थी, क्या सभी विषयों में आ रही थी, इत्यादि। इस प्रक्रिया के अगले चरण में समस्या के समाधान के लिए कई संभावित शैक्षणिक विधियों की पहचान की और शिक्षक ने एक विधि का चयन किया जो कि समस्या तथा बच्चों के अनुकूल थी। इस विधि पर उन्होंने विस्तार में कार्य योजना बनाई और कक्षा में बच्चों के साथ क्रियान्वित किया। इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने लगातार डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेखीकरण भी किया। समय समय पर शिक्षक और शोध टीम के बीच बातचीत रही। क्रियान्वित प्रक्रियाओं पर उनके अनुभव, चुनौती और अन्य विचारों पर बातें जारी रही। अगर शिक्षकों ने समस्या का समाधान कर लिया हो तो एक्शन रिसर्च साइकिल को पूरा माना गया। अगर नहीं तो शोध टीम ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस पूरी साइकिल को दोबारा दोहराएं। एक्शन रिसर्च में मैं काम कर रहा हूँ अपने अजीम प्रेमजी स्कूल में और मैं लैंग्वेज के साथ काम कर रहा हूँ। लैंग्वेज में हिंदी के साथ मैं हूँ इसमें इन्वॉल्व। नरेंद्र जी इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ पे लेवल जो दिख रहे थे अलग अलग, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे थे, कुछ बच्चे थोड़ा कम, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें शब्द और मात्राएं और वर्णों की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और इसमें हमने लास्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ाया था क्लास 4 और 5 में, और इस बार भी हमने 5th और 6th को ही चूज़ किया क्योंकि उन बच्चों के साथ हम फैमिलियर थे और हम ये देख रहे थे उनके बीच में जो लर्निंग गैप्स है वो बहुत ज़्यादा है। लर्निंग गैप्स इस तरह का है कि जैसे जो बच्चे क्लास 5 और 6 में आ गए हैं उनको अभी तक हिंदी में वर्णों की पहचान नहीं है, या कुछ शब्द पढ़ रहे हैं या वाक्यों को बहुत अटक के पढ़ रहे हैं। और उनके साथ फिर कक्षा में काम करना दिक्कत भरा हो रहा था। भाई हम कक्षा 5 और 6 के लेवल को डील कर रहे हैं और वो अभी बहुत प्राइमरी लेवल में है, तो हमारे लिए दिक्कत हो रही थी। ऐसे लगभग 10 बच्चे क्लास 5 के, कक्षा 5 के, और 10 बच्चे कक्षा 6 के हैं। और कुल मिला के इन दोनों कक्षाओं में कितने बच्चे? 55 मान लीजिए आप। तो आपके 55 बच्चों में से आप बोल रहे हैं 15 बच्चों को ये दिक्कत है। 20 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी। तो जो हम बात कहते हैं भाषा के कौशल्स की, कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की, तो क्या वो पढ़ करके समझ पा रहे हैं? जो समझने की बात है कि पढ़ कर समझ रहे हैं या लिख रहे हैं उसको समझ रहे हैं। तो जब उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा तो समझने की तो बात ही दूर है। ओरली वो अच्छा कर पाते हैं, बोलने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। कुछ बच्चे हैं जो कि सिर्फ बांग्ला भाषी ही हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि क्लास 5 में हैं इस तरह के ऐसे बच्चे। और जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो 3 बच्चों का आइडेंटिफाई किया जो बांग्ला भाषी हैं। वो जब बात करते हैं तो उनमें बांग्ला का इनपुट आ जाता है। तो बांग्ला में अगर आप बात करते हैं तो उनको बांग्ला बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को भी वो समझने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ओरली भी प्रॉब्लम होती है, मैं ये बात कह रहा हूँ। खाली लिखित में नहीं। पिछले साल हमारा अनुभव रहा था कि हमने इन बच्चों के साथ लगभग 4 महीने 5 महीने के आसपास काम किया था। जुलाई से लेकर के सितंबर तक, अक्टूबर तक हमने काम किया था पिछले साल, जिनमें हमने अलग अलग ग्रुप में बैठा करके जो ऐसे बच्चे थे जिनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे उनके साथ हमने अलग से काम किया था। मतलब फोकस ही हमारा वही बच्चा था, मतलब 3, 4, 5 में लेवल में लेकर के, और हमने कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को आइडेंटिफाई करके और फिर हमने उनके साथ अलग से काम किया था। लेकिन उस काम के दौरान भी क्योंकि इतना ज़्यादा गैप रहा बीच में,
कि इतना ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि वो स्कूल जाते तो रहे होंगे। आपका अनुमान है कि वे स्कूल जाते रहेंगे? हाँ, तो मेरे पास इस तरह का ट्रैक नहीं है कि वो स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, इसलिए मैं इसको अनुमान। इससे पहले बोल रहे हैं? इससे पहले। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले की बात, यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से पहले। तो फिर जब हमने इस साल हमारा नया सेशन चालू हुआ, तो जुलाई ऑनवर्ड्स हमने ये सोचा कि इन बच्चों के साथ हम कैसे काम करें कि हम इनके साथ ये जो गैप्स है, लर्निंग गैप्स जिसको बात कह रहा हूँ मैं, उसको हम कैसे भर पाएंगे। तो फिर हमने इसके लिए बहुत सारा बातचीत किया, आपस में हमने टीचर्स में बातचीत किया, उन बच्चों के साथ बातचीत किया, उनके पेरेंट्स के पास जाके हमने बातचीत किया। कई तरह के हमने इसमें उपाय ढूंढने की कोशिश की। जैसे कि हमने पिछले साल इनको अलग एक क्लासेस ही अलग बना दी थी उनके लिए, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाया था क्योंकि हम 3 या 4 महीने हमने उसमें काम किया था पिछले साल में। फिर इस साल हमने फिर स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि इस बार हम इन्हें अलग से ही कुछ काम करें ताकि ये लेवल में आने की कोशिश करेंगे इनके साथ। तो फिर हमने जुलाई से शुरू किया था ये काम अभी इस साल। तो हमने कोशिश ये की कि भाई क्लासेस में तो इतना पॉसिबल लगा नहीं हमें एक साथ इतना ज़्यादा काम कर पाना, तो हमने अलग से क्लास में स्कूल ओवर होने के बाद इन बच्चों को 40 मिनट रोक के हम अलग से काम करते थे। उसमें 10 बच्चे क्लास 5th के थे और 10 क्लास 6 के थे। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेशन, जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो भी खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। उनको ये नहीं लगता कि हमको एक्स्ट्रा बर्डन मिल रहा है इसमें, और वो सोचते हैं कि हमको कुछ अलग से मिल रहा है, हम अलग से, जैसे एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, ट्यूशन होती है, उनको लग रहा है कि हम उसको ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो वो मैंने नरेंद्र जी और पूरे साथियों के साथ हमने बातचीत किया कि इन बच्चों के साथ हम कैसे काम करें। हमने 20 बच्चों के साथ, इवन दीपक जी के साथ भी बातचीत किया। तो हमें जो आइडियाज़ मिले यहाँ पर, और जो हमने वारसू में ट्रेनिंग लिया था और जो हमने दिगंतर में ट्रेनिंग लिया था, वहाँ से जो हमको एक होल लैंग्वेज अप्रोच के जो हमको वहाँ से मिली कि होल लैंग्वेज बच्चों के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर हमने सोची कि मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी इनके साथ अपनाएंगे। उसमें पाया भी हमने कि भाई स्ट्रेटजी में क्या अपनाया जाए। तो हमने बात भी की, जैसे नवनीत जी से बात की, फिर बारसू में जो ट्रेनिंग हुई वहाँ भी हमने अपने साथियों से बात की। यहाँ साबुद्दीन जी और नीरज जी, हम भी लगातार इस बारे में सोचते रहते थे कि कैसे इनके साथ काम किया जाए। तो वहाँ हमें एक आइडिया मिला कि होल लैंग्वेज अप्रोच ही बेस्ट रहेगा इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये लेवल इनका काफ़ी बढ़ चुका है, इनकी मौखिक शब्दावली इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसी के साथ काम किया जाए तो इन्हें इंटरेस्ट भी आएगा और ये काम कर भी सकते हैं। तो फिर हमने भी उनसे पूछा फिर हमने किस टाइप से इनमें काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कहानियों के कुछ सेट हमने बना रखे हैं, वो हम ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कहानियाँ इनके सराउंडिंग से लेकर उसमें काम कर सकते हैं, और कविताएं, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि पढ़ने लिखने की तरफ बच्चों को ले जा सकते हैं। तो होल लैंग्वेज यही है कि पहले पूरी कहानी ले ली हमने, कहानी सुनाया, और फिर वहाँ से हमने वाक्यों को लिया, फिर वाक्य से शब्द में, और फिर उसके बाद हम इसको शब्द ही रखें, हमने इसको अल्फाबेट्स में लेके नहीं गए। हाँ, यदि मैं पूछूं कि जो बच्चा एक अक्षर भी नहीं जानता है, आप अगर उसको पूरी वाक्य दिखाएंगे, वो डर तो नहीं जाएगा? नहीं, वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इस पूरे प्रोसेस को काम करते हुए। उसमें यही देखा मैंने कि जब हम बात करते हैं तो बहुत बार होता है कि हम भी जैसे कुछ चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो पूरा वर्ड से न पढ़ के सिर्फ अनुमान के आधार पर पढ़ देते हैं कि ये अनुमान लगा लिया हमने। लगभग 8 से 11 साल के बीच के होंगे ये बच्चे, तो इनका सराउंडिंग, इनका वोकेबलरी ज़्यादा है अकॉर्डिंग बोलने का, और इनके सराउंडिंग्स में जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा है। तो ये बच्चे बहुत, और जो हम इनके साथ कहानियों के साथ काम कर रहे हैं, या तो ये इनके कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर हम बहुत सारे एनिमल्स के, या फिर हम जंगली जानवरों के थ्रू जो कि ये उनको परिचित है उनसे, उनको लेकर के हम काम करते हैं। तो जब हम इनके साथ इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो इनको एक अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे हमने पूरी कहानी सुना दी, और जब हम उसमें ओरली बात कर रहे हैं तो बच्चे वो बता पाते हैं कि हाँ, इस कहानी में पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था। कहानी पढ़वा के हमने एक वाक्य पट्टी दे दी कि ये एक इसका वाक्य है, चार्ट्स हमने सामने लगा दिया, और फिर हमने कहा इन वाक्य पट्टियों को इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो जब ये सीक्वेंस हम धीरे धीरे ले जाते हैं तो बच्चों को इसमें करने में बहुत मज़ा आने लग जाता है, और जब बच्चों को मज़ा आता है तो यहीं से फिर उनका सीखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। हम फिर उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लू डाल देते हैं अलग से, हम एक्स्ट्रा सब पट्टी डाल देते हैं, जिससे बच्चे उसमें घूमें और फिर सोचें कि ये लिखा है क्या है, ये कहाँ पर आएगा। तो जब हम इस तरह से पूरे प्रोसेस में देखते हैं तो बच्चे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, और फिर इसके साथ बहुत सारा बातचीत होता है, हम बहुत सारे वर्ड्स को एक एक करके पढ़वाते हैं। फिर हम उसमें कुछ नई एक्टिविटी हमने खुद की भी जोड़ी, कि जैसे हमने कहा भाई तुम अपने नेम के लास्ट लेटर से कुछ वर्ड इसमें ढूंढ सकते हो क्या, स्टार्टिंग के लेटर से कुछ वर्ड ढूंढ सकते हो, तो उनकी वोकेबलरी भी बनती चली गई। फिर हमने रीडिंग पर भी ऐसे ही काम करना शुरू किया
भाई रीडिंग के बाद हम उनको क्वेश्चन आंसर देते थे, तो उसमें भी वो आंसर देने में पहले तो ओरल आंसर देते थे, फिर कोशिश करते थे कि कहानी से ही वर्ड लिखने की। तो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, लेकिन 4 बच्चे अभी हमारे पास ऐसे हैं जो कि अब फिर से इस भाग से बिल्कुल अलग हो गए हों। जैसे वो ग्रुप आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये 4 नहीं बढ़े? ये 4 नहीं, उसको क्या नहीं कर पाए। पर 20 में से खाली 4 नहीं बढ़े? हाँ, ये 4 नहीं कर पाए उसे। उसका कारण भी ढूंढने की कोशिश की, तो उनको एक तो भाषाई दिक्कत आ रही है उनको, वो वर्ड्स उन्होंने समझ नहीं पा रहे हो, तो या तो उनको कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो फिर हमने उनके साथ अलग से भी काम करने की कोशिश की, लेकिन वो मेथड उनके साथ इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है। वो जो कहानी में सेम जो एक रूटीन टाइप का है उसमें वो काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने उनको छोटे छोटे काम करने शुरू किए, तो उसमें थोड़ा उन्होंने जैसे जानवरों के नेम की पहचान हो गई, कुछ स्थानों के नेम की पहचान हो गई, अपने आसपास की चीज़ें जैसे मिठाइयाँ हैं, फल हैं, ये चीज़ें वो अब लिख कर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एक कहानी को एज इट इज़ या तो याद करके वो फिर बोल दे रहे हैं कि एक शेर था, जंगल था, लेकिन अगर उन्हें कहें कि आप यहाँ पे फिंगर रख के बताइए तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक थोड़ा वो ड्रॉबैक सा हमारा रहा इसमें। नहीं, बट खाली 4 के साथ आपको सफलता नहीं थी। हाँ, 16 बच्चों के साथ तो हो गई। 16 बच्चे हमारे कर पा रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि तो सफल है। इसमें भी जो हम बात कर रहे हैं 4 बच्चे के साथ जो कह रहे हैं आप नरेंद्र जी के, मतलब हम सफलता नहीं पा पाए, तो मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे थे जब हमने उनसे शुरू में पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि तो आज तो नहीं, लेकिन मैंने 23 तारीख को जो हमने मिड टर्म एसेस किया था, उस टाइम जो हमारा फैमिलियर टेक्स्ट था, यानी कि जो हम जिन स्टोरीज़ के साथ काम कर रहे हैं, उसके 100 में से 23 शब्द को पढ़ पा रहे थे। नरेंद्र जी, आपने लिखा है कि मिक्स ऑफ फोनेटिक्स अप्रोच एंड होल लैंग्वेज अप्रोच को आपने एक अप्रोच अपनाया। ये ज़रा खोलेंगे, इसका मतलब क्या है फोनेटिक्स और होल लैंग्वेज अप्रोच? फोनेटिक्स का मतलब है कि जो इनके मिलते जुलते जो ध्वनियाँ हैं, ऐसे शब्द भी हमने लिए। फिर फोनेटिक्स में हमने कोशिश की कि जैसे जो शब्द उन्हें कठिन लग रहा है उसको हम धीरे धीरे बोल के पहले उनको समझाएं कि इसमें कौन सी ध्वनि इसमें प्रयुक्त हो रही है। तो जो फोनेटिक्स है वो भी जैसे मिलते जुलते जो शब्द हैं उनमें तो उन्हें उनकी समझ बनने लगी थी, तो कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा, इस टाइप के तो वो समझने लगे थे। लेकिन अगर हम अलग अलग शब्द की अलग अलग ध्वनि को बता के उन्हें बताएं तो कुछ देर तो याद कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आगे बढ़ने पे देख रहे थे कि वो पीछे के शब्द भूल जा रहे हैं। अगर कोई शब्द जैसे कठिन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कि आप इसकी आवाज़ सुनो कि कैसी है। तो वो आवाज़ से और उस वर्ण का जो एक संबंध था, हम सोच रहे थे इसे बिठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालांकि वो उस समय समझ रहे थे कि ये आवाज़ से संबंध बैठ रहा है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि कोई, अगर हम कह रहे हैं उनको कोई, वो सुन के उनसे कहना है भाई कोई लिखो, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं भाई कोई को तो आप ध्यान से सुनो, का में ओ की मात्रा आ रही तो को हो गया, ई हो गया, अच्छा, तो ये कोई हो गया। ओके। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से यह हो रहा है कि अगर हम इसको रिपीटली आगे बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए आपको लगा ये उतना सफल नहीं है। और आपने बाद में लिखा है कि जब आपने इम्प्लीमेंट किया शब्द खेल खेलना, कुछ उदाहरण है शब्द खेल का? जैसे हमने उन बच्चों से ही कहा भाई तुम्हारे नेम तो तुमको सबको पता है, नाम लिखने भी आते हैं, तो तुम इसके लास्ट के जो लेटर है उसको बता सकते हो क्या है? तो सबने कहा हाँ भाई बता सकते हैं। तो हमने कहा इस कहानी में कुछ शब्द आपके लास्ट लेटर से हैं, उनको ढूंढ के लिखिए अपनी कॉपी में। और जैसे अगर हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, कहानी आगे लगी हुई है, तो जिसे आता हो वही हाथ खड़ा करेगा। तो बच्चे उसके लिए एक्साइट होते थे बताने के लिए, तो वो सुन के तुरंत उसका वो कनेक्शन बनाते थे। इस टाइप के शब्द हो गए। और बाकी हो गए मिलते जुलते शब्द बनाने, कि भाई एक शब्द ऐसा है तो इससे जो मिलते जुलती जो आवाज़ें हैं वैसे शब्द बनाने हैं, जैसे मन, तन, धन, ये टाइप, इस टाइप के शब्द। और पापा, आपा, कापा, ये कभी कोई किसी का अर्थ होता था, किसी का नहीं होता था, लेकिन वो बच्चों का एक्साइटमेंट होता था। तो इसमें क्या होता है कि उनका रुचि भी आते जाती थी कि भाई मेरा भी इसमें योगदान है उस प्रक्रिया में। ऐसे काम करते थे। और आपने जब इम्प्लीमेंट किया, आपने लिखा है कि हिंट देने पर पढ़ पा रहे थे। हाँ, कुछ उदाहरण देंगे हिंट का? हिंट हम कई प्रकार के देते थे। कभी तो जैसे अगर वो
समझाने वाली चीज़ है। भाई बच्चे ने कोई वर्ड देखा, उसे समझ में नहीं आया, किसी फ्रूट का नाम है या किसी जानवर का नाम है, तो हम उसे हिंट देते थे कि भाई वो इस टाइप का होता है, उसके 2 सींग होते हैं। फिर फल है तो हम बता देते कि भाई पीले कलर का होता है, उसे छील के खा सकते हैं, इस टाइप की हिंट है। और अगर लेकिन अमूर्त है तो फिर हम उसको एक कभी वाक्य बता देते थे कि इसमें यह शब्द आ रहा है, तो वो समझ जाता था कि मैंने काम किया तो इसमें यह शब्द आ रहा है, उसको तुम बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। कुछ एक इस टाइप के हिंट थे। या फिर अगर कभी कभी क्या होता था कि सिमिलर वर्ड कहानी में है तो ऊपर तो उसने सही पढ़ा है, नीचे वो सही नहीं पढ़ता था, तो हम कहते थे कि तुमने ये ऊपर भी पढ़ा है, कभी एक बार गौर करो ऊपर कहीं पे है, तो फिर वो एक फ्लो के साथ उसे पढ़ लेता था। तो इस टाइप के हिंट थे। कई बार होता है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत सही है, शुद्ध पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लिखने की बात आती है तो उसको गलत लिखते हैं। जैसे एक आध मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक बच्चे ने लिखा था कि लिखा तो उन्होंने खुशी था लेकिन उसको खुशी पढ़ रहे थे, और लिखा उन्होंने अमूरात था लेकिन उसको अमरूद पढ़ रहे थे। फिर हम क्या करते हैं, इनके साथ टेक्स्ट बहुत सारा हम इनको प्रोवाइड करते हैं कि जो हम कहानी पढ़ा रहे होते हैं उसकी एक कॉपी हम बच्चों को ज़रूर देते हैं और उनसे कहते हैं बेटा इसको आप पढ़ के आना या इसकी कॉपी करके आना। फिर बहुत बार होता है कि हम अधूरी कहानी पूरी करवाते हैं कि ये खरगोश था और ये लोमड़ी था, उसकी दोस्ती थी, इसको आप पूरा करके आइए। तो बच्चे वहाँ से अपनी जो उनकी थिंकिंग है उसको पूरा करते हैं, देखते हैं, अपने अपने लॉजिक्स लगा करके उसको पूरा करके लाते हैं। कई बार होता है बच्चे के जैसे हमने कहानी दे रखी है तो उसी कहानी के आगे का सीक्वेंस जोड़ के लाते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि बच्चे क्या उस वहाँ से आगे जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो बच्चे इस तरह के प्रोसेस में तो यहाँ तक आपने कहीं भी अक्षर सिखाने की कोशिश नहीं हमने की? कहीं भी अक्षर सिखाने की कोशिश मगर वो वाक्य जोड़ पा रहे हैं, वो अपने शब्द बना पा रहे हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, उनसे हम बहुत सारी किताबें इशू करते हैं बच्चों को, हम कहते हैं कि आप पढ़िए। कितने दिन लगता है इस लेवल तक पहुँचना? जो अभी तक बच्चे पहले अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहे थे उनको होल लैंग्वेज अप्रोच द्वारा इस हद तक पहुंचाना। इस 5 महीने की पूरी प्रोसेस में हम लगातार कंटिन्यू उनसे बात करते रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि मतलब जो हमने बेस लाइन किया है उसमें एक बच्चा अगर उस टाइम 20 शब्द पढ़ पा रहा है तो आज की डेट में वो 80 शब्द पढ़ पा रहा है। इन 20 बच्चों का मेरे पास डेटा है, बेस लाइन और अभी और बेस लाइन का हमारे पास डेटा है। बीच में भी टेस्ट किया है बच्चों का, वो कितना पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हम लोग डेली क्या करते हैं कि जब हमारा क्लास शुरू होता है तो हम ऐसे नहीं कि सीधे काम में लग जाते हैं, हम बहुत सारे कुछ गतिविधि करवाते हैं कि जैसे शब्द बनाइए, इसको मिलते जुलते शब्द बनाइए, या हम ओरली पूछ लेते हैं। मैंने लिखा पानी, अब इसके बाद बताओ क्या हो सकता है। किसी ने कहा कहानी, किसी ने कहा जवानी, किसी ने कहा दीवानी, मतलब जो भी बच्चों के साथ वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं। तो बहुत सारा वर्ड्स लिसनिंग स्पीकिंग में आता है, फिर हम उनको बोर्ड्स में भी लिख देते हैं और उनके साथ हम काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिलते जुलते शब्द, या फिर राइमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। और तो हम इन शब्दों के साथ भी काम करते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं कि शब्दों का अंताक्षरी भी कर देते हैं। जैसे हमने लिखा पानी, तो लास्ट क्या शब्द आया? न आया। अब इसमें देखो जो लास्ट में आया उससे शुरू करो, तो नानी, अच्छा फिर ना आ गया तब क्या हो सकता है? नल, उसके बाद ल से क्या हो सकता है? लाला, और क्या। तो इस तरह की पूरी एक चेन बंदी चली जाती है। मुझे लगता है अगर कोई ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसने सिर्फ उसको नाम नहीं दे रखा है एक्शन रिसर्च, वो ऑलरेडी कर रहा है, तो उसके लिए तो महत्व तो है या नहीं है बराबर, ये महत्व तो है, लेकिन एक्शन doesn't need it. Yeah. लेकिन अगर कोई एक्शन रिसर्च कर रहा है नाम से, भाई ये एक्शन रिसर्च है, तो उसको ऑब्वियसली बात है वो अगर स्टेप फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है उसमें फ़ायदा होगा। आपके लिए क्या था? आप तो वैसे भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे थे। हाँ, तो एक फ़र्क हुआ कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू हमने उसको करना शुरू किया। हम उसमें यह था कि हमें कभी जो चीज़ इतनी अच्छी लगती थी हम उसी का रिफ्लेक्शन लिखते थे पहले, लेकिन अब यह है कि इसका एक हम रूटीन डॉक्यूमेंटेशन करते थे तो उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन निकल के आते थे कि भाई इससे ये चीज़ कारगर नहीं हुई तो हम इसमें कुछ और बदलाव कर सकते हैं। तो ये एक निरंतर ये डॉक्यूमेंटेशन करना क्या फ़ायदा है कि और एक काम बढ़ गया आपका? ये पूरे जो हम एक्शन रिसर्च की बात कर रहे थे इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ओरली करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बात आती है कि उसका पूरा डॉक्यूमेंट करना, एक एक चीज़ उसको आइडेंटिफाई करना, वो मुझे लगता है कि बड़ा मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में बहुत मैं ईजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बच्चे के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं और इंडिविजुअल बच्चे का जब हम देखते हैं कि उसका किस तरह का पैटर्न से काम करने का, उन पैटर्न्स को नोट करने के लिए हमें अपने साथ पेन और कागज़ अपने साथ रखते हैं। और हमको जहाँ भी लगता है कि ये उसमें कुछ गड़बड़ है या कहीं उनको लगता है कि ये इसी पैटर्न के साथ सीख रही है,
तो फिर हम उनके साथ हर बच्चे के एक रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कौन बच्चा किस तरह से काम करता है। ये अपने में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर इसको जा करके पूरा को समराइज़ करना और फिर डिटेल में लिखना, और ये मतलब एक दिन का काम अगर मैं कहूँ तो मुझे कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है लिखने में। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम स्कूल में तो नहीं हो पाता है। तो इसके अलावा आपके क्या क्या चैलेंजेस थे इस एक्शन रिसर्च में? कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें महसूस हुई? इसमें ये तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि जब हमने रिसोर्स पर्सन के साथ बातचीत किया, हमने आपस में बातचीत किया, नवनीत जी हैं, उनसे हमने बातचीत किया और हमने उनसे कहानियों का सेट लिया, 12 कहानियों का सेट लिया, जो कि होल लैंग्वेज के साथ हम काम कर सकते हैं। और वो हमको बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि हमने उन कहानियों के साथ काम किया। वो कहानी ऐसी नहीं है कि कहीं से उठाई गई हो, वो राजस्थान के 12 जिले में जो काम हो रहा था वहाँ पर एजुकेशन को लेकर के, वहाँ से जो कहानियाँ डेवलप की गई थी, उन कहानियों के साथ हमने काम किया है इसमें। तो ये हमको बहुत अच्छे लगे कहानियाँ भी, और इसमें बच्चे भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो कहानियाँ थी मैं कहूँगा कि बच्चों के कॉन्टेक्स्ट के हैं, चाहे वो जानवरों के नाम हो या ज़्यादातर वो जो चिड़िए और मेंढक की बात कही है, लोमड़ी शेर की बात कही है, तो ये ज़्यादातर उनके कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं, वो फैमिलियर हैं इन सब चीज़ों से। तो हमको थोड़ा ईजी रहा उस पर काम करने में, तो ये रहा। और इसके साथ साथ हमारे टाइम टू टाइम जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके साथ भी हमको बातचीत होती रही हमारी उनके साथ, और उन्होंने भी पूरी तरह से गाइड किया और उन्होंने हमको बताया कि हमको एक्चुअली में किस तरह से काम करना चाहिए। हाँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरे पास शायद रिसोर्स मटेरियल्स की कमी है। मुझे रिसोर्स मटेरियल्स की कमी मैं महसूस करता हूँ, चाहे वो मेरे पास, तो मुझे ये लगता है रिसोर्स मटेरियल्स की कमी लगती है। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे और एक्सपोजर मिले पढ़ने के लिए, कि मैं और कुछ राइटर्स को पढ़ूँ और फिर उनकी क्या सोच है, उनके साथ क्या सोच रही है बच्चों को लेकर, बच्चों के साइकोलॉजी को लेकर के, क्योंकि हम साइकोलॉजी बीएड में भले ही पढ़े हों, लेकिन उस लेवल पे हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये एक्शन रिसर्च करते दौरान आपने क्या क्या अपने में और अपने क्लास में क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या बदलाव आए, या कुछ बदलाव आए कि नहीं? बदलाव तो मैम विजुअल तो इतने होंगे, लेकिन मैंने हो सकता है मैंने फील नहीं किए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बाद में जब उनसे अलग अलग टाइप के काम करवाए गए तो उन्हें इंटरेस्ट आने लगा। पहले वो घर भागने लग जाते थे या फिर हम नहीं पढ़ेंगे इस टाइप से कहते थे। तो एक बार हम ही ने मिल के उनसे बात भी की, भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्लास में क्या होना चाहिए? उन्होंने खुद ही बताया कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें ये अच्छा लगता है। तो हमने भी कोशिश की कि अपने उस शेड्यूल में हम ये चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ डालते हैं, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कोई चीज़ लगातार हो रही तो उन्हें बोरियत सी हो जाती थी। तो हमें चेंज तो यही दिखा कि एक तो बच्चे इंटरेस्ट तभी ले पाते हैं फिर जब उनके लायक कोई चीज़ हो रही है या फिर उनके कनेक्शन बन पा रहे हैं किसी चीज़ के साथ। तो एक तो यही चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ बदलाव हमने पढ़ाई लिखाई में देखी उनकी। एक ये अच्छा लगा हमें कि मतलब वो हिज्जों के साथ नहीं, उस वर्ड को मीनिंगफुल तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, उसकी पिक्चर उनके दिमाग में बन गई है। और दूसरी चीज़ है कि अब वो एक अपनी अभिव्यक्ति में कोशिश करते हैं, हालांकि अपनी अभिव्यक्ति उनकी स्पष्ट नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हम कह सकते हैं कि भाई मात्राओं का उन्हें प्रॉपर नॉलेज अभी नहीं है। जो उन्होंने एक बार पढ़ लिए वो अगर बार बार उनके रूटीन में तो उसे तो सही लिख देते हैं, लेकिन अगर एक दो बार ही पढ़ा है तो उसको भी अभी वो एकदम स्पष्ट नहीं लिख पा रहे। लेकिन यह है कि उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है कि लिखने के लिए वो तत्पर रहते हैं, भाई कोई भी काम कर लोगे यस कर लेंगे, उसको करने की भी कोशिश करते हैं। तो चेंजेस तो काफ़ी दिखे अगर। और दूसरी चीज़ है कि अब मेन चीज़ उनके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे वो आगे आने के लिए अब जैसे पूरी क्लास के साथ हम करेंगे असेंबली में प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों में काफ़ी हमने चेंज देखा कि वो क्लास के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि लगभग आपका एक साइकिल तो हो चुका है सिवाय वो 4 बच्चों का, क्या आप फिर से एक नया साइकिल शुरू करना चाहेंगे किसी विषय में, तो क्या बोलेंगे आप? साइकिल डेफिनेटली शुरू करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए यह है कि थोड़ा सा टीचर्स से फीडबैक टाइम पे लेना जरूरी है, और दूसरा उनको सफिशिएंट टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं करेंगे आप किसी विषय में तब तक वो काम करके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। तो आपसे टाइम में फीडबैक लिया गया इस पहले साइकिल में कि नहीं? इतना तो हम नहीं कह सकते कि इसमें एक प्रोसीजरल फीडबैक लिया गया, लेकिन विषय के ऊपर और इसके ऊपर इतना फीडबैक नहीं लिया गया। दूसरा
हमें टाइम कितना चाहिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उस टाइम में अपना मैनेजमेंट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये इस चीज़ें में मुझे लगता है कि आपको और चीजें आपके ऊपर प्रेशर था कि जल्दी करो ऐसा प्रेशर तो नहीं कह सकते हैं। हाँ। वो प्रेशर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो है भेजना था, इसके लिए थोड़ा सा था। ओके, बाकी ऐसा काम के लिए कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था। ओके, कोई भी कड़वी चीज नहीं थी एक्शन रिसर्च में? मुझे कोई भी कड़वी चीज पूरी मीठी कोई भी कड़वी चीज नहीं लगी।